नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स के केस के बारे में एक छोटा सा कंपैरेटिव स्टडी बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध मैं ये करूंगा आपसे, इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए और लाइक या डिसलाइक भी करिए। तो शुरू करता हूं मैं इसको इस टॉपिक के साथ कि ये किस विषय वस्तु से संबंधित थे। ये जो 3 केस थे सुप्रीम कोर्ट में चले हैं, उनका डायरेक्टली जो कनेक्शन था वो संविधान संशोधन 24वां, 25वां, 26वां, 42वां और अनुच्छेद जो इन्वॉल्व थे वो थे 13, 31, 32, 51 और 368। कब हुए? गोलकनाथ का मामला 1967 का है, केशवानंद भारती का मामला 1973 का है और मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 का है। इसमें बेसिकली जज कौन कौन से रहे हैं? गोलकनाथ वाले केस में रहे हैं कोका सुब्बा राव, केशवानंद भारती वाले केस में एस.एम. सीकरी और मिनर्वा मिल्स के मामले में वाई.बी. चंद्रचूड़। किस राज्य से संबंधित थे? गोलकनाथ पंजाब से, केशवानंद भारती केरल से, मिनर्वा मिल्स कर्नाटक से। किस कारण से महत्वपूर्ण है? ये तीनों केस मूल अधिकार और संपत्ति के विवाद के कारण चर्चा में रहे। हालांकि तीनों केस के परिणाम से संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए जो कालांतर में मील का पत्थर साबित हुए। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्यों संवैधानिक दृष्टिकोण से ये जानना आवश्यक है इस केस के बारे में, चाहे आप विद्यार्थी हो या सामान्य नागरिक। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। हेनरी और विलियम गोलकनाथ परिवार के पास पंजाब में 500 एकड़ की भूमि थी। 1953 में पंजाब सरकार ने कहा कि गोलकनाथ परिवार 30 एकड़ की भूमि रख सकते हैं। कुछ हिस्सा किराएदार का तथा बाकी हिस्सा पंजाब सरकार भूमि अधिग्रहण कानून का प्रयोग करते हुए अधिग्रहित करेगी। गोलकनाथ परिवार ने अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 1965 में याचिका डाली, परंतु 1967 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विवाद में अपने पहले किए गए कुछ फैसलों को उलट दिया। ये कौन से फैसले थे? आइए हम देखते हैं। 1951 में संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर ही पहला संशोधन आया जिसमें संविधान की धारा या अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। यह निर्णय दिया है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती। यह निर्णय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। 6 न्यायाधीश बहुमत में थे और 5 अल्पमत में थे। जुलाई 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सरकार का जो फैसला था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति वाला, उस फैसले को भी गलत करार दे दिया। इसके बाद सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश इंदिरा सरकार ने 1967 से 1976 तक 3 संशोधन 24, 25 और 26 की। 24वां संशोधन जो था वो ये था कि 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 25वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने की शक्ति भी संसद के पास होगी और 26वें संशोधन में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल के इडनी नाम की एक जगह है जहां पे हिंदू मठ है जो शंकराचार्य मत से संबंधित है। केशवानंद भारती इस मठ के प्रमुख थे। केरल सरकार ने एक कानून के तहत इस मठ की 400 एकड़ की जमीन से
300 एकड़ जमीन पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को दे दी। इस बात से नाराज केशवानंद भारती ने 29वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दे दी। 29वें संविधान संशोधन में केरल भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य ठहराया और गोलकनाथ मामले में जो फैसला दिया था उसको पलट दिया। एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें न्यायालय ने यह कहा कि संसद मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का। इस केस से केशवानंद को कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु एक फैसला ये आया कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति थी वो सीमित हो गई। फिर सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार ने 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया 1976 में। इस संशोधन में 368 अनुच्छेद में पार्ट 4 खंड 4 को डाला गया। इस खंड का उद्देश्य ये था कि संसद के द्वारा पारित किए गए संशोधन को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से दूर रखना था और संसद की संविधान संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का था। इसके बाद आते हैं मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स कर्नाटक राज्य की एक टेक्सटाइल कंपनी थी। ये टेक्सटाइल का व्यापार करती थी। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत घोषित करके अपने आप में विलय करवा लिया। उसने ऐसा सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 के अधीन किया। इस बात से मिनर्वा मिल्स के मालिकों ने केंद्रीय सरकार के उन आदेशों के खिलाफ और 42वें संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। पिटिशनर का यह तर्क था कि 42वां संशोधन जो है वो संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच की अनुरूपता को नष्ट करता है। भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दूसरा उसने ये कहा कि आपातकाल खत्म होने के बाद भी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों की बलि देना किस तरह से उचित है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए ये कहा कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती। न्यायालय ने यह भी कह दिया कि आधारभूत लक्षण का सिद्धांत जो 24 अप्रैल 1973 यानी कि जिस दिन केशवानंद भारती का केस का निर्णय सुना गया या केस का निर्णय जब आया तो उसके बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू होगा। यानी कि उसके बाद जितने भी संविधान संशोधन होंगे वो संसद संविधान के मौलिक ढांचों को नहीं बदल सकती। तो इस प्रकार जो तीनों केस थे, इन केसों ने अपना कुछ फायदा किया हो या ना किया हो, लेकिन कुछ रिजल्ट सामने आए। जैसे मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय ये विचार कर सकता है कि मूल अधिकारों के संशोधन से आधारभूत लक्षण का निराकरण या विनाश या क्षय तो नहीं हो रहा है। आगे हम ये देखते हैं इसमें निष्कर्ष ये निकला है कि अगर इन तीनों केस पर गौर करें तो व्यक्तिगत लाभ किसी का नहीं हुआ, लेकिन संविधान दृष्टिकोण से तीनों काफी फायदेमंद रहे। वो कहीं ना कहीं से विकास का रास्ता खोला, क्योंकि जमीन जब तक अधिग्रहण नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 को भी इसमें डाल दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 300A जोड़ा गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया, मूल अधिकार नहीं है।
यानी कि आपका कोई सामान या हमारा कोई सामान या कोई संपत्ति सरकार की है, अगर सरकार चाहे ले सकती है, उसका मुआवजा हमें देगी, लेकिन हम इसे मूल अधिकार नहीं मान सकते। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं बता रहा हूं आपको। एक बात और कहूं कि पूरा वीडियो देखा हो जिसने हो और अच्छा लगा हो तो शेयर करें और अपनी इच्छा अनुसार सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।